नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे इटली। रोम में भव्य स्वागत। पीएम मोदी इटली के शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श। पीएम की यात्रा से भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल। ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। कहा, भारत नॉर्डिक देश मिलकर बनाए साझा समृद्धि, नवाचार और सतत भविष्य का मॉडल। एफटीए और ईएफटीए देशों के साथ व्यापार समझौतों को बताया नए स्वर्णिम युग की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बस्तर के मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा, नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प को सरकार ने किया पूरा। दोहराई विकास, कनेक्टिविटी और सुशासन की सरकार की प्रतिबद्धता। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा कदम। मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला 10% आरक्षण किया समाप्त। अब 66 पिछड़ी जातियां ओबीसी सूची में शामिल। इक्कीस जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। फूल प्रूफ, त्रुटि रहित और पारदर्शी परीक्षा के निर्देश। कहा, सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में इटली के दौरे पर हैं और वो इटली पहुंच चुके हैं। पीएम का रोम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम इटली में शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत इटली सहयोग में विस्तार की दिशा में इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। और भूमध्य सागर के किनारे बसे इटली और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच रिश्तों की डोर सदियों पुरानी है, लेकिन अब यह संबंध इतिहास के पन्नों से निकलकर भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय लिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि व्यापार, तकनीकी, रक्षा, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास माना जा रहा है। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और इटली भरोसे और साझा हितों के नए सेतु बनाने में जुटे हैं। देखिए, रोम से रिश्तों के विस्तार और रणनीति के नए आयामों पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह की यह विशेष रिपोर्ट। भारत इटली सदियों से ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़ी 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों देश अब अपनी तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप के साथ भारत का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है और रोम व्यापार से लेकर तकनीक, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। बैठक में आर्थिक सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण, मोबिलिटी, इनोवेशन और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर में इटली का निवेश तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा करेंगे। ये एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो भारत और यूरोप को रेल, पोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ेगा और भूमध्य सागर में स्थित होने के कारण इटली इस प्रोजेक्ट की एक अहम कड़ी है। पिछले 10 साल में भारत के संबंध यूरोपियन देशों के साथ काफ़ी
मजबूत हो रहे हैं और मेडिटेरेनियन रीजन में खास इटली के साथ हमारे संबंध तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और प्रधानमंत्री की यात्रा एक अच्छा मौका है इस संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए और इसको और दृढ़ करने के लिए और गहरा बनाने के लिए। और जब भी नेताएं मिलते हैं ये एक अच्छा अवसर होता है हम लोगों के लिए बायलैटरल एजेंडा को और ज़्यादा एम्बिशियस बनाने के लिए। और दोनों देशों के सरकार पूरे कोऑपरेशन को रिव्यू करते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सा नया क्षेत्र है जिसमें हम और आगे काम कर सकते हैं। रणनीतिक और आर्थिक हितों से परे इस यात्रा का एक गहरा सभ्यतागत महत्व भी है। भारत और इटली के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों से लेकर कला, वास्तुकला और संस्कृति के आदान प्रदान तक दोनों देश जुड़े रहे हैं। इटली में रहने वाला भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री की इस यात्रा को दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने में एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हम तो जिससे प्रवासी हो तभी हम यहाँ से सालों से रहते हैं, इसलिए जितना दोनों कंट्री का रिलेशन अच्छा हो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये एक बहुत खुशी की बात है सर कि हमारे भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री यहाँ रोम में आ रहे हैं, इटली में आ रहे हैं। हम यहाँ पे दिल खोल के हम सबका स्वागत करेंगे। बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं और जब से यहाँ पे राइट विंग की गवर्नमेंट आई है मेलोनी जी की, तब से भारत के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा से शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और मोबिलिटी के क्षेत्रों में भी सहयोग गहरा होने की उम्मीद है। भारत के लिए जहां इटली यूरोप और भूमध्य सागर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, वहीं इटली के लिए भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री इटली द्विपक्षीय वार्ता पर पहली बार आ रहे हैं और इस द्विपक्षीय वार्ता में समुद्री सुरक्षा, निवेश, व्यापार, एग्रीकल्चर, अंतरिक्ष अनुसंधान, क्लीन एनर्जी जैसे विषयों पर दोनों मुल्कों के नेता चर्चा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, रोम, इटली। और भारत इटली द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आखिर क्यों है भारत इटली संबंध बेहद अहम? देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन,
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात नॉर्डिक सम्मेलन की कर देते हैं। प्रधानमंत्री इससे पहले नॉर्वे दौरे पर थे, नॉर्वे से वो इटली पहुंचे हैं। तो तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के निवेश ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में योगदान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हरित साझेदारी व नवाचार की रणनीतिक स्तर की साझेदारी का रूप देने का निर्णय लिया गया है। इससे भारतीय टैलेंट को नए अवसर मिले हैं और विश्व को नया समाधान। बदलती हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों में ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा सुरक्षा और निर्बाध सप्लाई चेन जरूरी है। ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ हरित साझेदारी और इनोवेशन को रणनीतिक स्तर के करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक तकनीक से भारतीय टैलेंट को जोड़कर वैश्विक समाधान पर काम किया जाएगा। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश मिलकर साझा समृद्धि, नवाचार और सतत भविष्य का एक मॉडल बनाने के लिए काम करेंगे। साथ ही बहुआयामी वैश्विक व्यवस्था को लेकर भारत नॉर्डिक देश दृढ़ भी हैं। रूस, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए उन्होंने नॉर्डिक देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में ग्रीन टेक्नोलॉजी व इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव, रक्षा, ऊर्जा में सहयोग, तकनीक, व्यापार और निवेश के बेहतर लिंकेजेस सहित कुल 8 आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। भारत नॉर्डिक देशों के आपसी संबंधों में बीता एक दशक महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है और नॉर्डिक देशों का भारत में निवेश 200 गुना बढ़ा है। ओस्लो से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और उत्तरी यूरोप की बर्फीली सरजमी पर भारत की कूटनीति ने गर्मजोशी और विश्वास का नया अध्याय लिखा है। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में भविष्य की साझेदारी का खाका तैयार किया। स्वच्छ ऊर्जा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ब्लू इकोनॉमी से लेकर रक्षा और निवेश तक, भारत और नॉर्डिक देशों के रिश्ते अब केवल संवाद तक सीमित नहीं बल्कि रणनीतिक विश्वास और साझा विकास के नए आयाम भी गढ़ रहे हैं। ओस्लो में हुई इन बैठकों ने साफ संकेत दिया कि आर्कटिक से हिंद प्रशांत तक भारत अब वैश्विक साझेदारियों के केंद्र में उभर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नॉर्वे की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। नॉर्डिक समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि ओस्लो में मैटे फ्रेडरिक्सन के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हाल के वर्षों में भारत डेनमार्क की दोस्ती ने जबरदस्त प्रगति की है। जल संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा, शिपिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ है। आने वाले वर्षों में फिनटेक, उद्योग, रक्षा, नवाचार और अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का तालमेल देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने बताया कि डेनमार्क के पेंशन फंड्स को भारत में अपना निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि भारत EU मुक्त व्यापार समझौता हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर बड़ा असर डालेगा। पीएम मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से मिलकर बहुत खुशी हुई। भारत और फिनलैंड के संबंधों के लिहाज से ये साल काफी व्यस्तताओं भरा रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री ओर्पो खुद AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए भारत आए थे। दोनों नेताओं ने 6G, AI, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी, सतत विकास और अन्य क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर भी बात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रॉस्टडॉटिर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आइसलैंड के साथ अपनी दोस्ती को बहुत महत्व देता है। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, मत्स्य पालन, स्थिरता, जियोथर्मल एनर्जी, कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसे क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों में आइसलैंड की विशेषज्ञता सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि ऐतिहासिक भारत EFTA, टेपा, व्यापार और निवेश संबंधों को भी नई गति प्रदान करेगा। इन सभी द्विपक्षीय बैठकों के दौरान पारस्परिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अहम विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टारे ने ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भारत और नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार, नवाचार, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाने का जिक्र किया। We take on the big issues of our times. We've had important discussions on global security, economic cooperation, and the growing geopolitical challenges that we all face. Nordic and countries and India. We have focused on support for international law, a rule-based order that needs also reforms and progress, and also emphasizing the need for a just and lasting peace in Ukraine and finding a way diplomatically on the ongoing conflict in the Middle East. We have discussed security, trade, and how to deepen our economic relations after we all have now free trade deals between EFTA countries and India and the European Union and India. स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने निवेश, नवाचार, कूटनीति और रक्षा सहयोग में द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के अवसरों को रेखांकित किया। We all are convinced and excited about the fact that the new opportunities that the EU-India free trade agreement will bring, both to India and to Europe as a whole. And finally,
I think there is a good room for expanding our partnerships in investments, in innovation, in diplomacy, as we talked about today, and also in defense cooperation. और फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनलैंड भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। There is a great momentum in our relations. Both President Stubb and I had a pleasure to visit India earlier this year. Earlier this spring, we had established a strategic partnership in digitalization and sustainability. Finland is committed to bring this partnership into concrete actions. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्रे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि भारत के साथ मिलकर काम करते हुए नॉर्डिक देश तेजी से बदलती दुनिया में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। There is this idea growing right now that the middle powers in the world should act together, stick together, work together. We cannot say that India is a middle power. You are one of the biggest powers. It's not very easy to say that the Nordic countries are a middle power because we are too small to be a middle power. But when we are united, the Nordic countries, then we are a middle power. And working together with one of the greatest powers on these very clear ideas and values, I think we can bring stability, prosperity, and unity into a world that is changing rapidly. और आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टून फ्रॉस्टडॉटर ने नॉर्डिक देशों और भारत के बीच मजबूत सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। That we can show that even though we're miles apart as a grouping, as Nordics, from India, but also for a country like Iceland, which is very different in scale and size, there are so many things that tie us together. Obviously, on our end, like Prime Minister Modi mentioned, our expertise when it comes to geothermal energy and renewables is something that we are very happy to share, and we know that we are getting things in return. We've seen through the free trade agreements, like Prime Minister Modi addressed, an increase in investment coming from Iceland into India. So there's so many things that we can do together. और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और वियतनाम की दोस्ती अब और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वियतनाम यात्रा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि साझा विश्वास, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की पहल मानी जा रही है। हनोई में हुई उच्च स्तरीय बैठकों ने साफ संकेत दिया है कि भारत और वियतनाम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर एक मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। वियतनाम दौरे पर हनोई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराया। भारत और वियतनाम के बीच घनिष्ठ और अस्थायी संबंध आपसी विश्वास, साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग की नींव पर आधारित है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फॉन वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और उच्च स्तरीय आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वियतनाम के रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन में भारत के सहयोग को जारी रखने का भी भरोसा दिलाया।
अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के संस्थापक नेता और पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन की 136वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक स्थल पर पहुंचकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हो ची मिन की दूरदृष्टि, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह को वियतनाम में राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में सांकेतिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। समारोह के दौरान उन्होंने विजिटर्स बुक पर हस्ताक्षर भी किए। इस अवसर पर मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया और मंत्रालय की गतिविधियों और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा उद्योग में साझेदारी और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। रक्षा मंत्री वियतनाम यात्रा के बाद 21 मई तक दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में देश को बड़ी सफलता मिली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ULP-GM V3 मिसाइल के सफल परीक्षण पूरे कर लिए हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में हुए इन परीक्षणों में मिसाइल का एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। वहीं DRDO प्रमुख समीर V कामत ने सभी टीमों को इस सफलता पर बधाई दी है। भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है, क्योंकि मार्च 2026 तक इसका कुल 69,873 किलोमीटर रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जो अब पूरे नेटवर्क का लगभग 99.6% बनता है। 2005 से 2014 के शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिफिकेशन धीमी गति से हुआ था, प्रतिदिन औसतन 1.42 किलोमीटर की दर से, और इसका मुख्य फोकस हाई डेंसिटी कंप्यूटर और इंटरसिटी रूट्स पर था। इसके साथ 2014 से 2020 के बीच भारतीय रेलवे विद्युतीकरण में तेजी आई। इस दौरान निवेश और संसाधनों में वृद्धि के कारण नेटवर्क का विस्तार और स्थायित्व बढ़ा। 2020 से 2026 के दशक में मिशन मोड एक्सेलरेशन के तहत प्रगति और भी तेज हुई। प्रतिदिन 15 किलोमीटर से अधिक रूट इलेक्ट्रीफाई हुआ, जिससे नेटवर्क लगभग दोगुना हो गया। मार्च 2026 तक भारत का ब्रॉड गेज नेटवर्क लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, और इस उपलब्धि के साथ भारत यूरोपीय संघ, UK और अमेरिका की प्रमुख रेल प्रणालियों में इनसे आगे निकल गया है। ये सफलता न केवल इलेक्ट्रिफिकेशन में वृद्धि को दर्शाती है, बल्कि उच्च क्षमता, कम उत्सर्जन और संचालन लागत में बचत जैसे कई लाभकारी पहलुओं को भी साकार करती है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉर्पोरेट लॉज संशोधन विधेयक 2026 पर विचार के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की घोषणा की है। सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। ये संयुक्त समिति कॉर्पोरेट लॉज संशोधन विधेयक 2026 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें सदन के समक्ष पेश करेगी। कभी गोलियों की गूंज और लाल आतंक की छाया से पहचाना जाने वाला बस्तर अब बदलते भारत की नई तस्वीर बनकर उभर रहा है। जिस धरती पर कभी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ों की खबरें सुर्खियां बनती थीं, वहीं अब विकास, सुशासन और रणनीतिक नीति निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर बैठकों का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को केवल प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि बदलते बस्तर के नए आत्मविश्वास और नई दिशा के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए बस्तर के बदलते सफर पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कभी लाल आतंक का गढ़ रहा छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र अब केवल नक्सल विरोधी अभियानों के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की रणनीतिक बैठकों के केंद्र के रूप में भी उभर रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक को इसी बदलाव का संकेत माना जा रहा है। बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। सीमावर्ती जिलों में अपराध नियंत्रण, इंटेलिजेंस शेयरिंग और संयुक्त कार्रवाई को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही सड़क, रेल और टेलीकॉम कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण योजनाओं की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राज्यों के बीच लंबित प्रशासनिक और इंटर स्टेट मुद्दों के समाधान, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने, पुलिस आधुनिकीकरण और नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावित बनाने पर भी फोकस किया गया। सरकार का मानना है कि बस्तर में नक्सलवाद कमजोर होने के बाद अब विकास आधारित मॉडल को तेजी से आगे बढ़ाने का समय है। यही वजह है कि सुरक्षा के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं और जन कल्याण योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं। यहाँ के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं। नक्सल और माओवाद से प्रभावित रहे बस्तर की अब तस्वीर बदल चुकी है। बस्तर अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। बंदूकों के साए में जीने का दौर खत्म हो चुका है। सुरक्षा बलों के साहस से 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य हासिल हो चुका है। विष्णुदेव सहाय सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन अभियान को गति मिली। बस्तर के 70 सुरक्षा कैंपों में से 1/3 कैंप वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में विकसित होंगे। सेवा केंद्रों में बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं और सरकारी योजनाओं की सुविधाएं एक ही जगह मिलेगी। सेवा डेरा में प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सेवा केंद्रों को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का हब बनाया जाएगा। आदिवासी महिलाओं को गाय भैंस देकर डेयरी नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। अगले 6 महीनों में बड़ा डेयरी नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य है। 13,000 मोबाइल टावर लगाने की योजना है। अब तक 5,000 टावर स्थापित किए गए हैं। बस्तर क्षेत्र में 890 पोस्ट ऑफिस खोले गए। मॉडल स्कूल, ITI, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए गए हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा गया। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में 45,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बस्तर ओलंपिक के 2 आयोजनों में 3,94,000 खिलाड़ियों की भागीदारी रही। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने भी बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। अगले 5 साल में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर की आजादी का क्षेत्र सुरक्षा बलों और उनके परिवारों को दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 50 साल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारी सरकार अगले 5 साल में पूरा करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। बस्तर में आयोजित यह बैठक बदलते बस्तर की नई तस्वीर के रूप में देखी जा रही है। जहां कभी नक्सल हिंसा सुर्खियों में रहती थी, वहीं अब विकास, कनेक्टिविटी और सुशासन पर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कभी नक्सल हिंसा के नाम से जाना जाता था, अब नई कहानी लिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में हुई मध्य परिषद की बैठक इसी बात का बड़ा संकेत है कि बस्तर अब धीरे धीरे बदल रहा है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ सोमेश पटेल, TD न्यूज, बस्तर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसके सुरक्षित, सुचारू और त्रुटि रहित आयोजन का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी खामियों को व्यापक रूप से दूर किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा के आयोजन में पूर्ण शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि परीक्षा व्यवस्थाओं की सख्त निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता और सुरक्षा से कोई समझौता न करने और छात्रों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने अनियमितताओं के आरोपों के बीच 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि अनियमितताओं को देखते हुए अगले वर्ष से मेडिकल प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। और पश्चिम बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण की मौजूदा संरचना में बदलाव करते हुए नई सूची और नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ओबीसी ए और ओबीसी बी श्रेणी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय के विभिन्न समूहों को शामिल करता था। अब उस मुस्लिम ओबीसी कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। राज्य में 1993 से 2010 तक 66 समुदायों को ओबीसी के रूप में मान्यता दी गई थी। ओबीसी ए सूची में अधिकांश समुदाय मुस्लिम के थे। ओबीसी ए श्रेणी में शामिल समुदायों को 10% आरक्षण मिलता था, वहीं ओबीसी बी सूची में शामिल समुदायों को 7% आरक्षण प्राप्त था। मुस्लिम बहुल ओबीसी ए श्रेणी फिलहाल पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अभी केवल ओबीसी बी सूची के तहत 7% आरक्षण ही लागू रहेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देश के अनुसार 2010 में जो 66 समुदाय ओबीसी सूची में शामिल थे, अब सिर्फ 66 पिछड़ी जातियों को ही ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व में कई समुदायों को दिए गए ओबीसी दर्जे पर सवाल उठाए थे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब एक्शन, आरोपों और बड़े फैसलों का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर शुभेंदु अधिकारी सरकार लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। फलता से लेकर पार्क सर्कस और आरजी कर मामले तक बंगाल की राजनीति और प्रशासन में उठते नए तूफान पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। आगामी 21 मई को होने वाले फलता विधानसभा पुनर्मतदान से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राजनीतिक हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी और विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा में मारे गए भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही फलता और डायमंड हार्बर क्षेत्र में प्रभावित भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास पैकेज देने की भी घोषणा की गई। इस बीच फलता विधानसभा क्षेत्र में मतदान से 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मैदान छोड़ दिया। जहांगीर खान ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फलता के विकास के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं, जिसके चलते वे पुनर्मतदान से खुद को अलग कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री फलता के विकास के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए फलता की जनता के हित में मैं गुरुवार के पुनर्निर्वाचन से खुद को अलग कर रहा हूं। दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान ने चुनाव प्रचार का शोर थमने के अंतिम क्षण में ये ऐलान किया है। जहांगीर खान वही टीएमसी उम्मीदवार हैं जिनका कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग के पुलिस ऑब्जर्वर और उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ तीखा विवाद हुआ था। हालांकि टीएमसी ने जहांगीर खान की घोषणा को उनका निजी फैसला करार दिया, जबकि भाजपा का कहना है कि फलता जैसे क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस द्वारा लंबे समय से की जा रही गुंडागर्दी, धांधली और कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण जहांगीर खान को ये कदम उठाना पड़ा। फलता में जहांगीर खान ने अपना एक अलग सा राष्ट्र जैसा बना के रखा था। फलता जो एसीजेड है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट किया है
सारे ऐसे अत्याचारों का हिसाब होगा। जो क्रिमिनल केसेस है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। दाएं बाएं ऊपर नीच में एक भी टीएमसी कोई नहीं है। 80 एमएलए होने के बावजूद भी टीएमसी एकदम खाली हो गया है, इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है। और वहाँ का जनता को भी 10 साल से वोट नहीं दे पाए, उसका जनता भी वोट नहीं दे पाया। पूरा वोटर आईडी कार्ड लेके छप्पा मारते थे, अभी वोटर लोग भी, जनता भी जाग गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी कम से कम 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किया है। कोलकाता नगर निगम का ये नोटिस अवैध निर्माण और बिना मंजूरी के बनाई गई इमारतों की जाँच के लिए जारी किया गया। सोमवार को भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार पिछली तृणमूल सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और जनता के पैसे की लूट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिषेक बनर्जी ये वो नाम है जो कुछ दिन पहले भी जिनके खिलाफ कार्रवाई करने पर 100 बार सोचता था प्रशासन, लेकिन अब परिवर्तन का सरकार है और इसी के चलते मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर अभिषेक बनर्जी के 17 प्रॉपर्टी को नोटिस भेजा गया है। इन 17 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है। कोलकाता पुलिस ने मंगलवार सुबह मध्य कोलकाता के अल्पसंख्यक बहुल पार्क सर्कस इलाके में रविवार को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड फरीदुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर पत्थर और ईंटें फेंकी थी, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। फरीदुल की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। पार्क सर्कस कांड के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि पूरे इलाके में घुमाकर ये भी पता लगाया कि पूरी साजिश कैसे बनाई गई थी और कहां से इसकी योजना तैयार हुई थी। उधर आसनसोल के जहांगीर मोहल्ला इलाके में हाल ही में हुई घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस घटना में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन एक्ट 1972 की धारा 15C के तहत सामूहिक दायित्व निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को सीबीआई को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि अस्पताल के सेमिनार हॉल समेत जिन जिन स्थानों को जांच के लिए सील करना आवश्यक है, उन्हें तत्काल सील किया जाए। इधर कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और सरकारी खर्च में कटौती के उद्देश्य से कई सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी एक अत्यावश्यक निर्देश में सभी सरकारी विभागों और जिला प्रशासन को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। ये पहल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा हाल ही में ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग और प्रशासनिक कार्यों में डिजिटल प्रणाली के विस्तार पर दिए गए जोर के अनुरूप मानी जा रही है। सौरभ दत्ता के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 लेन वाले एक्सप्रेस नियंत्रित डीएनडी सोहना राजमार्ग संख्या 148 NA का निरीक्षण किया। 4,463 करोड़ रुपए की लागत से 59 किलोमीटर लंबा ये हाईवे दिल्ली NCR, दिल्ली नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना को जोड़ता है और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये परियोजना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ता है। इस हाईवे का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत द्विवेदी ने। दिल्ली NCR में ट्रैफिक से निपटने के लिए एक बड़ी सौगात मिल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 6 लेन एक्सेस हाईवे जो है वो दिल्ली NCR को जोड़ेगा, जो कि दिल्ली के ट्रैफिक को कम करेगा। साथ ही सोहना फरीदाबाद जो है
वहाँ पर जो है वो अच्छी एक्सेसिबिलिटी जो है उसको मेंटेन करेगा, जिससे कि ट्रैफिक जो है वो तो कम होगा ही, साथ ही जो है समय में भी बचत होगी। डीएनडी फरीदाबाद सोहना कंट्रोल एक्सेस हाईवे जो है 6 लेन का ये पूरा हाईवे है, जो कि एक बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली एनसीआर को देता है। 59 किलोमीटर का पूरा ये हाईवे है जो कि 6 लेन है, एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, जो कि दिल्ली के महारानी बाग से शुरू होता है और जैतपुर फरीदाबाद बाईपास और बल्लभगढ़ होते हुए सोहना हरियाणा तक जाता है। यह हाईवे जो है यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही एक पार्ट कह सकते हैं और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो उसको देता है। जेवर एयरपोर्ट तक लोग आसानी से पहुंच पाएंगे, साथ ही जो बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो जाम की स्थिति होती है अभी दिल्ली एनसीआर में वो काफ़ी कम होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये रोड जो है ये जेवर को कनेक्ट करता है, यानी कि दिल्ली एनसीआर का जो ट्रैफिक है, जो जेवर जाने वाले लोग हैं, जेवर एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, वो आसानी से इस रोड के माध्यम से जेवर की तरफ जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ट्रैफिक के, और यहाँ पर जो है लोगों का समय भी जो है काफ़ी बचेगा। काली कुंज का जाम खत्म हो जाएगा और ये अब आश्रम से जाती थी अब सीधे इधर से निकल जाएंगे नवेदा के लिए। हाईवे के शुरू होने से बहुत आसानी होगी, पहले जाने में टाइम लगता था, ट्रैफिक होता था, अब क्या है सीधी हाईवे बन गया है तो 10-15 मिनट मैक्सिमम में आप पालम पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल, तो ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, लोग आसानी से जो है बिना ट्रैफिक जाम में फंसे जो है वो दिल्ली एनसीआर और जेवर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। तो एक बड़ी सौगात जो है बहुत जल्द दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलने जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तानी तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़े आतंकी कट्टरपंथ के मामले में मुख्य आरोपी हमराज बोरशिद शेख को 7 साल के कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 63,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जांच में सामने आया कि हमराज 2019 से 2022 तक सऊदी अरब में रहकर तालिबान और टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित हुआ। भारत लौटने पर उसने सह आरोपी मोहम्मद आरिफ के साथ मिलकर युवाओं की पहचान कर उन्हें भर्ती करने और आतंकी गिरोह बनाने की साजिश रची। दोनों का मकसद अफगानिस्तान में टीटीपी में शामिल होकर भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ना था। इसके साथ ही जांच में हंजला नामक एक ऑनलाइन हैंडलर की भी पहचान हुई है जो कश्मीर पेजेस के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कट्टरपंथ फैलाने में शामिल था। इसमें हमराज ने ट्रायल के दौरान ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। एनआईए ने अक्टूबर 2023 में हमराज और आरिफ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि आरिफ का ट्रायल अभी जारी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के राजनीतिक जीवन, ऐतिहासिक फैसलों और उनकी राष्ट्र सेवा को दर्शाती एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान की दुर्लभ तस्वीरों और स्मृतियों को संजोया गया। इसके अलावा संस्कृति का प्रसार, समुदाय, समरसता और विरासत विषय पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के समृद्ध सफरनामा पर आधारित यह प्रदर्शनी केवल एक राजनेता के सफर की कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड का जीवंत दस्तावेज है। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण वो ऐतिहासिक क्षण है जब 1 जून 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ बेहद खास चीजें, जैसे उनकी कलाई घड़ी को भी यहां दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके कार्यभार संभालने से लेकर भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के गौरवशाली अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के ऐतिहासिक दृश्यों को यहां बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। 13 और 14 फरवरी 1997 को उनके जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे की यादें, 15 से 18 नवंबर 1996 को इटली में आयोजित वर्ल्ड फूड समिट में उनकी भागीदारी, 16 अक्टूबर 1997 को पश्चिम काशी श्री विश्वनाथ टेम्पल और काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा उन्हें दिए गए भक्त कनकदास अवार्ड
अक्टूबर 2096 में रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भी उन्हें दिखाया गया है। देश के भीतर राजनीतिक सौहार्द की मिसाल पेश करती 4 जून 1996 की वो तस्वीर भी मौजूद है जब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। फरवरी 1997 की मॉरिशस यात्रा और दिसंबर 1996 के बांग्लादेश के दौरे के साथ ही राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें दिए गए मानव उत्थान सेवा समिति अवार्ड को भी इस प्रदर्शनी में सहेज कर रखा गया है। आदरणीय देवेगौड़ा जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर यह प्रदर्शनी लगाई गई थी। मुख्य रूप से जो यहाँ पर विजिटर्स आएंगे उनके लिए यह विशेष रूप से रखी गई है, जिससे कि उनको यह जानकारी हो सके विशेष रूप से कि किस प्रकार एक कर्नाटक प्रदेश से, एक फार्मिंग कम्युनिटी से व्यक्ति एस्पायर कर सकता है कि वह भारत का प्रधानमंत्री बने। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी प्रायः यह कहा करते थे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय से नए पीढ़ी को यह संदेश हमेशा जाना चाहिए कि वह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय द्वारा संस्कृति का प्रसार, समुदाय समरसता और विरासत विषय पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में विविध समुदायों की जीवंत विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत के प्रधानमंत्रियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख उपहारों को प्रदर्शित किया गया है। समग्र रूप से ये वस्तुएं भिन्न भिन्न समुदायों की परंपराओं, शिल्प कौशल, आस्था और सामाजिक पहचानों को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब खबर कान फिल्म फेस्टिवल से। भारतीय सिनेमा की खुशबू अब फ्रांस के सिनेमाघरों तक पहुंच रही है। गुजरात की मिट्टी से निकली एक भावनात्मक कहानी जिसने दुनिया भर के फिल्म समारोहों में खूब तालियां बटोरी, अब फ्रेंच दर्शकों के दिल जीतने जा रही है। निर्देशक पान नलिन की चर्चित फिल्म लास्ट फिल्म शो यानी छेलो शो अब फ्रांस में ला डार्नियर सेआंस नाम से रिलीज होने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सिनेमा के प्रति प्यार, एक छोटे बच्चे का सपना और 35 mm फिल्म प्रोजेक्टर से जुड़ी यादें, यही भावनाएं लेकर बनी थी गुजराती फिल्म छेलो शो, जिसे दुनिया ने खुले दिल से अपनाया। अब ये फिल्म फ्रांस के 100 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा रिलीज होगा फ्रांस में फॉर एक गुजराती फिल्म के लिए, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सिर्फ गुजराती के लिए नहीं, इंडियन फिल्म के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100+ थिएटर में रिलीज होने जा रही है, तो हम तो खुश हैं क्योंकि हम 72 कंट्री में अभी तक रिलीज करके आ रहे हैं। जब से नेशनल अवार्ड जीता है तब से चल ही रहा है। तो एक बात इससे क्लियर होती है कि इंडियन स्टोरीज जो है, हमारी कहानियां लोगों को पसंद है। भारत फ्रांस की इस को प्रोडक्शन फिल्म को फ्रांस में रिलीज से पहले ही प्रेस शोज द्वारा वाहवाही मिल रही है। फिल्म का फ्रेंच टाइटल रखा गया है ला डर्नियर सेआंस, यानी आखिरी शो। It's always an achievement. It's very challenging. I mean, France has a lot of screens. It was long overdue to have Pan Nalin's film. There were some technical reasons why it was not released before, but it was very, I think, very overdue. What is great is that the response from the audience so far has been exceptional. They've done, some press screenings, some test screenings, and people love it. So I think it's going to do very, very well when it's released July 15th in France. फिल्म पहले ही दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ चुकी है। ये भारत की तरफ से अकादमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री रही और इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट तक पहुंची।
स्पेन के सेमिन्सी वेलाडोलिड फिल्म फेस्टिवल में इसे गोल्डन स्पाइक बेस्ट पिक्चर पुरस्कार मिला, तो वहीं ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड रनर अप रही। India is obviously a great, film country for cinema. It's the main country of the world as far as number of film produced per year. And France is also a great country for producing films. So for me, it's obvious there should be more Franco-Indian films co-produced. फिल्म को जापान, इटली और अमेरिका समेत कई देशों में रिलीज किया जा चुका है। खास बात ये भी है कि एक तरफ जहां दुनिया में थिएटर रिलीज का दायरा सिमट रहा है, वहीं लास्ट फिल्म शो लगातार बड़े पर्दे पर दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच रही है। भारत के एक छोटे से गांव के बच्चे का सिनेमा प्रेम आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। ऑस्कर्स में भारत की आधिकारिक एंट्री रही पैन मेलिन की चर्चित फिल्म चेलो शो अब फ्रेंच सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। चेलो शो की यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सिर्फ एक फिल्म की सफलता की नहीं, बल्कि भारत के क्षेत्रीय सिनेमा की वैश्विक मंच पर स्वीकार्यता का प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं जया सिन्हा, डीडी न्यूज, फ्रांस। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।